हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट 2 मैथमेटिक्स क्लास 10th फॉर जैक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 46 से 49 तक के सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविक्तर तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें, है ना। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालना है और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके x का मान निकालना है। x के मान को ही बोला जाता है मूल, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन जो हिंदी में दिया हुआ है कुछ और दिया हुआ है और इंग्लिश वाले क्वेश्चन से अगर इसको तुलना की जाए तो दोनों में आप अंतर देखेंगे, है ना। 2x² तो है बट इसमें है -3x और यहाँ पे -2√2x है और यहाँ +5 है और यहाँ +1 है = 0 है। तो दोनों में जो क्वेश्चन है वह अलग अलग दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप मेथड जान लीजिए कैसे उसको बनाया जाता है। बट अगर आपको फाइनल एग्जाम में इस प्रकार के यदि क्वेश्चन अगर देता है, दोनों में अगर अलग अलग क्वेश्चन देता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अथवा वाला क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं करेगा और उसमें मिस प्रिंट भी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें से हम लोग क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं उसको सबसे पहले लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दिया है 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। यह भी द्विघात समीकरण है और यह जो द्विघात समीकरण है हम लोग जो पहले जो पढ़े थे द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप पढ़े थे उस व्यापक रूप से इसको तुलना कर देंगे और वह जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें, तुलना कर दें तो a के स्थान पे आप देख सकते हैं 2 आ जाएगा, ठीक है। और b के स्थान पे -3 आ जाएगा और c के स्थान पे 5 आ जाएगा, है ना। तो a = 2 हो जाएगा, b = -3 हो जाएगा और c = हो जाएगा 5, ठीक है। और विविक्तर इक्वल टू फार्मूला होता है जिसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है और फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। b का वैल्यू आप देख सकते हैं -3 है, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला में होता है -4ac, -4 का 4 हो गया, a का स्थान पे 2 और c का स्थान पे 5, ठीक है। तो आप इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 और 8 बचे कितना हो जाएगा 40। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं 9 में से तो 40 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक यदि हम लोग 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -31 आएगा, ठीक है। तो डी का हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो मूल जो होगा मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल समान होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन की अगर बात की जाए तो डी का वैल्यू यदि 0 से बड़ा आता है, मतलब धनात्मक संख्या कोई आता है तो मूल वास्तविक संख्या ही होगा और दोनों मूल अलग अलग होगा, एक दूसरे से भिन्न संख्या होगा, है ना। लेकिन तीसरा कंडीशन जो होता है वह यह होता है, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होता है और हम लोग x का वैल्यू जो है नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से यह जो द्विघात समीकरण है यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और हम लोग इस द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। और यही क्वेश्चन जो था हिंदी में दिया हुआ था और जो कि मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन को यदि हम लोग बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग उसको बना सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन में जो दिया हुआ था द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0, है ना। इसको भी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देंगे और तुलना करने पर हम लोगों को मिल सकता है a = 2, b = -2√2 और c = मिलेगा 1, ठीक है। तो विविक्तर निकाल देंगे d = b² - 4ac,
बी का वैल्यू देख सकते हैं -2√2 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। -4 का 4 हुआ, ए के स्थान पे 2 है, सी के स्थान पे 1 है। ठीक है, यदि -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। कैसे आएगा आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे 2√2 की अगर बात करते हैं, 2√2 इंटू 2√2, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या होगा, 4 होगा, और √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 गुना 1 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गया, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, और दोनों जो मूल होगा वास्तविक संख्या भी होगा, और साथ ही साथ दोनों मूल समान भी होगा, मतलब बराबर आने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एक और चीज हम लोग जानते हैं द्विघात सूत्र, है ना, और वह जो द्विघात सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a, है ना। आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, इस फार्मूला को -b लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए बी स्क्वायर -4ac को क्या लिखते हैं डी, तो आप डी भी लिख सकते हैं, और बटा में क्या छोड़ देंगे 2a। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो ऊपर जितना भी वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो सारे वैल्यू को इस द्विघाती सूत्र में हम लोग इसको पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही है। और यदि सारे वैल्यू को हम लोग द्विघाती सूत्र में यदि पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। फार्मूला में ही होता है -b, ठीक है, माइनस लिख दिए, और b का वैल्यू -2√2 था उसको पुट कर दिए, प्लस माइनस फार्मूला में ही होता है उसको लिख दिए, और इसके बाद होता है रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, और बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू निकालें वो था 0। ठीक है, और बटा में होता है 2a, 2 का 2 हो गया, a का वैल्यू भी 2 था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। माइनस गुने माइनस कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, 2√2 प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, और बटा में 2 गुना 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं हम लोग, प्लस लेकर अलग सॉल्व कर सकते हैं और माइनस लेकर अलग सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव लेने पर, और इधर लिख देंगे नेगेटिव लेने पर, मतलब ऋणात्मक संख्या को ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो पहले बार हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो प्लस लेकर सॉल्व करेंगे। यदि प्लस लेते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2√2 प्लस 0/4। ठीक है, और कोई भी संख्या में 0 जोड़ देंगे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो 2√2/4 का 4 लिख देंगे, 2 से काट देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा √2/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यदि नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं, ऋणात्मक संख्या लेकर सॉल्व करते हैं, तो 0 यदि कोई संख्या में घटा भी देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए 2√2/4 रह गया, और 2 से काट देंगे 2 2 जा 4, यानी कि √2/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x के दो वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है, एक है √2/2 और दूसरे का भी क्या है √2/2, इसलिए लिख सकते हैं x बराबर √2/2 और √2/2। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण के दो मूल कुछ इस प्रकार से है, √2/2 √2/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े, और क्वेश्चन नंबर 46 में ही अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस प्रकार है, 2x² - 7x + 3 = 0, है ना। यहाँ पे भी हम लोगों को इस द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालना है, और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इस द्विघात समीकरण का मूल भी निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देते हैं, और तुलना करने पर हम लोगों को मिल सकता है a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर मिलेगा 3। ठीक है, और विविक्तर इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, b² - 4ac होता है, तो इसमें अगर हम b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू पुट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, b² है तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac होता है, 4 का 4 हो गया, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू हो गया 3, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 आ जाएगा, और 4 गुना 2 कर देंगे 8, 8 गुना 3 कर दीजिए 24। ठीक है, और 49 में से 24 को घटा देंगे तो आ जाएगा 25। बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो d का जो वैल्यू आ गया वह 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, जब 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और दोनों जो मूल होता है वो वास्तविक संख्या होता है और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है
और मूल किस प्रकार से होंगे उसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र बराबर, ठीक है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यहाँ तक तो फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब सारे वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे माइनस बी है और b का वैल्यू आप देख सकते हैं -7 है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दिए कितना, -7, प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसका वैल्यू निकाल दिए हैं 25। ठीक है, और बटा में होता है 2a, 2 का 2 हो गया और a का वैल्यू है 2। ठीक है, उसको पुट कर दिए हैं। अब इसको कुछ करना नहीं है, अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माइनस को ने माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस, और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, और 2 गुना 2 कर देंगे आ जाएगा 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या करते हैं, इसको धनात्मक वाला को अलग सॉल्व कर देते हैं और ऋणात्मक लेकर अलग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले धनात्मक संख्या को लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 5 = 4, तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 12/4 हो गया, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12। ठीक है, तो x का एक वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, वह आया 3। ठीक है, यदि उसी में हम लोग ऋणात्मक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 - 5 बराबर बटा में हो जाएगा 4, और 7 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, 2/4, और 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4। ठीक है, तो आ गया 1/2। ठीक है, अब देख सकते हैं x का यहाँ पे दो वैल्यू दिख रहा है, एक है 3, दूसरा का जो संख्या आया वह आया 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण के दो मूल 3 और 1/2 है। ठीक है, बहुत सारा आपको बुक में दिखा मतलब लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं अल्फा मिलेगा, कहीं कहीं बीटा मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धनात्मक ले रहे हैं तो आप अल्फा ले सकते हैं। ठीक है, और यदि ऋणात्मक ले रहे हैं तो आप वहाँ पे बीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आप उसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए बताया, अगर आपको जो क्वेश्चन लगे अच्छा, जो क्वेश्चन लगे आप उसको सॉल्व करें। लेकिन अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट है तो आप उसका हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों मिला कर देख लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन रियल में गलत होता है तो आप अथवा वाला बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे तभी सॉल्व करेंगे, है ना। हो सकता है कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको निकाल देना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 9 से है, हाइट एंड डिस्टेंस से है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप आपको मार्किंग मिलता है, मार्क्स मिलता है। पहला स्टेप आपको जो मार्क्स मिलेगा वह आपको फिगर पे मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, और जब कभी भी फिगर ड्रॉ करेंगे पेंसिल से ही बनाएंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप उसको 2 बार रीड करेंगे, 2 बार नहीं समझ में आता है तो 3 बार रीड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे और इसके बाद फिगर बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है कि एक समतल जमीन पर मीनार खड़ा है ना। यदि हम लोग इसका फिगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया, है ना। तो एक मान लेते हैं समतल जमीन है और इस पे एक मीनार को खड़ा कर दे, मीनार दैट मीन्स टावर, है ना। तो कह रहा है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो स्थिति क्या दिया हुआ है कि सूर्य का जो अगर उन्नयन कोण है, 49 का मतलब होता है उन्नयन कोण, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य है और इसका उन्नयन कोण अभी शो कर रहा है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री से घटकर या 30 डिग्री हो जाए तो मान लेते हैं 60 डिग्री से घटकर यहाँ पे कितना हो गया,
30 डिग्री, तब उस स्थिति में इसका जो छाया की जो लंबाई होगा वो 40 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, 40 मीटर लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो मीनार है, इस मीनार का छाया की लंबाई अभी तक 60 डिग्री जब था तो कुछ इधर था, है ना। लेकिन जैसे ही 60 से घटकर 30 डिग्री हो गया तो इसका लंबाई जो है वो 40 मीटर और बढ़ गया, है ना। यानी कि यहाँ इसकी लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिगर तो बना लिए, और सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को लिखते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो जो ज्ञात करने के लिए जो पूछेगा उसी को सबसे पहले मानेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं जो मीनार है, ये मान लेते हैं मीनार है, ठीक है, ए बी, और उसकी ऊंचाई है h मीटर। बात समझ में आ रही है। और देखिए जो छाया की जो लंबाई था बी सी, उसका कुछ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, वह कितना मीटर लंबी है, ठीक है। तो वह मान लेते हैं कि x मीटर लंबी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि बी सी इज इक्वल टू हो गया x मीटर, और उसमें दो कोण दिया हुआ था, उन्नयन कोण, है ना। देखिए जो 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में हम लोगों को दो प्रकार के कोण पढ़ना था, है ना। एक पढ़ना था उन्नयन कोण और एक पढ़ना था अवनमन कोण, है ना। उन्नयन कोण का मतलब होता है जो चीज़ें हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। सपोज मान लेते हैं टावर है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, और इस टावर पे कोई पक्षी मान लेते हैं। तो अगर यह व्यक्ति अगर इसको देखेगा, ठीक है, इस पक्षी को देखता है, तो इसके आँख से जो उसका दृष्टि रेखा जो बनेगा, यह दृष्टि रेखा हो गया। और आँख के पैरेलल अगर हम ड्रॉ कर दे, ठीक है, एक लाइन, और उसके बीच जो एंगल बनता है, उसके बीच जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। लेकिन अगर अगर हम लोग अवनमन कोण की अगर बात करते हैं, तो अवनमन कोण का मतलब होता है कि अगर व्यक्ति मान लेते हैं कि टावर पर खड़ा है और टावर से कोई देख देख रहा है नीचे की तरफ कि एक कार आ रही है टावर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि आदमी जो है वह टावर के ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, तो इसका दृष्टि रेखा कुछ इस प्रकार से होगा। और जो व्यक्ति होगा उसके जो हम लोग अगर हम ड्रॉ करें आँख के पैरेलल लाइन, तो इधर बनेगा, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है अवनमन कोण। और हमेशा जब भी कोण बनेगा उन्नयन कोण या अवनमन कोण, हमेशा न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो उन्नयन कोण दिया हुआ था क्वेश्चन में 60 डिग्री, ठीक है, और एक दिया हुआ था 30 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और छाया की लंबाई दिया हुआ था, अगर 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो वहाँ पे छाया की लंबाई 40 मीटर और बढ़ जाता है, ठीक है। और दूरी यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं सी और डी के बीच का जो दूरी हो है वो है 40 मीटर, है ना। लेकिन अगर हम पूरे की बात करें, मतलब पूरा दूरी, मतलब बी डी इक्वल टू निकाले, तो 40 पहले से था और ये हम लोग माने हैं x, तो पूरा दूरी क्या हो जाएगा 40 प्लस x मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका आप समझ लीजिए, है ना। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात आपको ध्यान देना होगा कि इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है और क्या चीज़ हम लोगों को पता है ना। जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। और क्या चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है हाइट। हाइट का मतलब आप समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ें होती है ना। एक होता है उसमें लंब, है ना, और एक होता है बेस मतलब आधार, और एक होता है कर्ण मतलब हाइपोटेनस। बात समझ में आ रही है। एक होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कहाँ बनता है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर यह त्रिभुज है ए बी सी और बी पर मान ले रहे हैं कि 90 डिग्री का है, और समकोण त्रिभुज है, और थीटा कोण बन रहा है मान लेते हैं यहाँ सी पे, ठीक है। तो थीटा के जस्ट सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जो सामने वाला जो होता है वह होता है हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, और इसके बाद जो बच जाएगा वो होता है बेस मतलब आधार, ठीक है। यदि हम लोग इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी की, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो थीटा जो बन रहा है सी पे बन रहा है, तो सी के जस्ट सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा पी, और बी का काम कर देगा कौन सा बी सी,
बात समझ में आ रही है। अभी हमने क्या बताया कि आपको दिमाग लगाना होगा कि जो चीज़ें पूछ रहा है उसमें त्रिकोणमिति का जो रेशियो जो पड़े होंगे उसको हम लोग लाने का प्रयास करेंगे कि किसका रेशियो यहाँ पे हम लोगों को फिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हम लोगों को P पता है और B पता है, और P और B में कौन सा रिलेशन देता है, और वह देता है tan थीटा। बात समझ में आ रहा है। P और B में रिलेशन जो देता है वो देता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है। P का काम कौन कर रहा है, H, तो H लिख दिए। ठीक है। और B का काम कौन कर रहा है, X, तो X लिख दिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, इसीलिए tan हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि tan 60 डिग्री हो गया H/X। ठीक है। और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है √3। ठीक है। और H/X, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 के बटा में आप 1 ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H गुना 1 करेंगे तो H आएगा, X गुने √3 करेंगे तो X √3 आ गया। ठीक है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर में एक और त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ना, जो कि समकोण त्रिभुज ही है। दूसरा का जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज A B और D बन रहा है ना। तो त्रिभुज ABD में चल लेंगे, और ABD में हम लोगों को पता है, इसमें भी बेस पता है, आधार पता है, और हम लोगों को निकालना है हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है परपेंडिकुलर, है ना, मतलब P निकालना है। तो आप देख सकते हैं, तो P का काम तो यहाँ पे भी H करने वाला है, और B का काम करेगा 40 + X। ठीक है। तो हम लोग भी इसमें फार्मूला लगा देंगे tan थीटा। ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P/B। P का काम कौन कर रहा है, AB, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, है ना। A था और B था और यहाँ D था। ठीक है। तो AB काम करेगा, थीटा यहाँ 30 डिग्री था, और इसके स्थान पे कितना था, AB H मीटर, और BD कितना था, 40 + X मीटर। बात समझ में आ रही है। और इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 40 + X आएगा, और H गुना √3 करेंगे तो H √3 आएगा। ठीक है। 40 + X का 40 + X, और H का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में आप देख सकते हैं H बराबर था X √3। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, H √3 था और H का वैल्यू पुट कर दिए X √3। ठीक है। √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 का 3 आएगा, और यहाँ पे x जो प्लस में है इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और x गुना 3 कर देंगे 3x आएगा। 3x में से अगर एगो x को घटा देंगे तो क्या आने वाला है, 2x। ठीक है। और 2x, और यहाँ पे x का वैल्यू जब निकाल देंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि x बराबर आ गया 20, और इस x के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे है समीकरण 1 में। बात समझ में आ रही है। समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल सकता है, इसको सॉल्व यहीं पे कर देते हैं। ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 20, अगर 20 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 20√3। क्या आएगा, 20√3, और ये हो जाएगा मीटर, क्योंकि हाइट क्या में है, मीटर में। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं जो मीनार जो था AB जो था उसका जो ऊंचाई जो आएगा वो आएगा 20√3 मीटर, और यह हो गया आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइट ही पूछा था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 47 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और वह क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि फिगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और फिगर को बनाते चलेंगे। ठीक है। पहले भी बताया कि अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आएगा तो उसको आप 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में नहीं समझ में आएगा तो 3 बार पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिगर सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि फिगर बनाने से आपको आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, है ना। यानी कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक धरातल है, और इस पे एक मान लेते हैं ये है मीनार, और एक है क्या चीज़, घर, यानी कि भवन दिया हुआ है। मीनार जो होता है भवन से बड़ा ही होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो बोला है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, शिखर का मतलब होता है सबसे जो ऊंची जो चोटी है
है ना। तो भवन का ऊंची चोटी यह है और मीनार का जो बोल सकते हैं पाद बिंदु जहाँ से स्टार्ट हुआ है वह, यानी कि पाद बिंदु का मतलब होता है पैर, है ना, पैर के बिंदु, है ना। तो पैर का बिंदु मान लेते हैं अगर ए है और ई मान लेते हैं बी है और भवन का नाम देते हैं सी और डी, ठीक है। तो यानी कि जो भवन है, भवन का शीर्ष क्या हुआ डी और मीनार का पैर का बिंदु हो गया बी। तो इसका जो यूनियन कोण जो दिया हुआ है वह है 30 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दूसरा इसमें दिया हुआ था कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री, यानी कि भवन का पैर यहाँ पे दिया हुआ है और मीनार का शिखर यहाँ पे दिया हुआ है और इसके बीच का जो कोण है मतलब यूनियन कोण जो दिया है वो 60 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, फिगर समझ में आ रहा है। और बोला है मीनार का ऊंचाई, तो मीनार ए बी बराबर था 50 मीटर, यहाँ तक ठीक है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इसको आपको बताना है कि जो भवन है, भवन मतलब सीढ़ी जो है, इसकी ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। और एक और चीज़ नहीं दिया हुआ था कि दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, तो दोनों के बीच के दूरी को हम लोग x मान लेंगे और ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि भवन सीडी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, तथा भवन के पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी जो BC है उसको x मीटर मान लिए। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई AB बराबर दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है, और यूनियन कोण दिया हुआ था, थीटा का मान दिया हुआ था 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थीटा जब बन रहा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला आपको P दिया हुआ है और हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, मतलब B का वैल्यू निकालना है ना। और दूसरा में क्या निकालना है, हम लोगों को थीटा के सामने P भी निकालना है, ठीक है, यानी कि P और B का ही खेला है। तो P और B का जो रिलेशन देगा वह देता है tan थीटा और tan थीटा का ही हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। त्रिभुज ए बी सी में यदि देखा जाए, ए बी सी में यदि देखा जाए तो आप देख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी जो फार्मूला होता है, P का काम करेगा ए बी और B का काम करेगा बी सी, ठीक है। तो P का काम करेगा ए बी का वैल्यू है 50 मीटर रख दिए और बी सी का वैल्यू कितना था x, तो x पुट कर दिए और थीटा था 60 डिग्री उसको पुट कर दिए और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है √3, ठीक है, √3 को रख दिए और 50 बट्टा हो गया x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x गुना √3 बराबर में क्या आ जाएगा 50 और यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू जब निकालेंगे √3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हर का परमेयीकरण, है ना। हर का परमेयीकरण का मतलब होता है कोई ऐसा भिन्न जिसके बट्टा में यदि कोई अपरिमेय संख्या आ जाए, रूट वाला संख्या आ जाए, तो उस रूट वाले संख्या को हटाने के लिए उसी रूट संख्या से हम लोग हर और अंश में दोनों में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो बटा में √3 आया और √3 को √3 इंटू √3 क्या कर दे, गुना कर दे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा 50 √3 और √3 इंटू √3 कर देते हैं तो आ जाएगा 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यह जो वैल्यू आ गया x का, ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने त्रिभुज ए बी सी में चला था यहाँ पे भी चलेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में, है ना। फिगर यदि आपको याद होगा तो कुछ इस प्रकार से था, यहाँ डी था, यहाँ सी था, यहाँ बी था और डी सी को हम लोग माने थे एच, है ना। तो इसमें भी चलेंगे tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P बाई बी और थीटा जब यहाँ था तो P का काम कर देगा CD और B का काम कर देगा BC, है ना। और थीटा का मान था 30 डिग्री तो tan हो गया 30 डिग्री और यहाँ पे P का काम था तो वो उसका वैल्यू माने थे H और यह था X, तो H बटा X हो गया। और tan जो 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x गुना 1 करेंगे x आएगा और h गुना 3 करेंगे तो √3 इंटू h आएगा, इसलिए इसको समीकरण मान लेंगे सेकंड, है ना। अब समीकरण 1 को यदि आप देखें तो 1 में क्या करेंगे, जो x का जो वैल्यू आया है उसमें वो उसको पुट कर देंगे, ठीक है। अगर x के मान को हम लोग पुट कर देते हैं समीकरण 1 में तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को मिल जाएगा √3 इंटू एच, है ना। वहाँ पे था x बराबर था 50√3, है ना, 50√3 बटा 3 था एच समीकरण 1। तो x का स्थान पे क्या पुट कर दिए हम लोग
√3 इंटू एच। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हम लोगों को एच का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे √3 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो एच बराबर हो गया 50√3 बटा में 3 गुना √3, और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 50/3, है ना। तो यह आ गया एच का वैल्यू, और हम लोगों को यही फाइंड भी करना था, इसलिए लिख देंगे कि अतः भवन की ऊंचाई एच बराबर 50/√3 मीटर है ना। आप इसको चाहे तो पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, या इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं भी अगर दिक्कत होता है समझने में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट से यदि प्रॉब्लम होता है, एग्जाम से रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन भी पूछना हो, तो आप टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े हम लोग। और यदि क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। और यह जो थ्योरम है पाइथागोरस इसका नाम है, और थ्योरम है 6.8 थ्योरम, है ना। और 10th क्लास के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन जो थ्योरम है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे 4 थ्योरम है, बट एक थ्योरम बहुत ही कम पूछता है। ऐसे देखा जाए तो 4 थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। फर्स्ट जो थ्योरम है जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, वह थ्योरम है 6.1, है ना। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जो थ्योरम है वह है 6.6 थ्योरम, है ना, जो क्षेत्रफल से रिलेटेड आपका थ्योरम होगा, ठीक है। तीसरा जो थ्योरम है वह है 6.8 थ्योरम, जो अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और एक और थ्योरम है 6.9 जो पाइथागोरस का विलोम है ना। यही 4 थ्योरम हर साल 4 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछता है, और 5 नंबर आपको दे कर ही जाएगा, है ना। तो आप चाहे तो चारों थ्योरम को याद कर लें, है ना। याद कर लेंगे, बहुत ही आसान होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी समकोण है। बी समकोण का मतलब हुआ बी पर 90 डिग्री है ना। तो हम लोगों को सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ए सी स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो शो करना है वह कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मतलब होता है जो 90 डिग्री का जस्ट सामने का जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, इसलिए ए सी का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें रचना कर देते हैं, है ना। रचना क्या करेंगे, जो यहाँ पे बिंदु जो बी है, बी से ए सी पे लंब खींच देते हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी लंब ए बी ए सी खींचा, है ना। बी डी लंब ए सी खींचा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं, है ना। तो प्रमाण में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे ध्यान से, है ना। त्रिभुज ए बी डी लिए हैं, आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी कुछ इस प्रकार से है। ई है ए और ई है बी और ई है डी, और यहाँ पे कोण है 90 डिग्री, ठीक है। और एक त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी बड़ा जो त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। तो अगर त्रिभुज ए बी डी में अगर चले, तो ए बी डी और ए बी सी में क्या क्या चीज़ें आपको बराबर दिख रहा है ना। तो अगर ए बी डी की बात करते हैं तो डी पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यदि ए बी सी की अगर बात करते हैं तो बी पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी, है ना, 90 डिग्री। और ए बी सी के लिए क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। और एंगल ए और ए जो है वह दोनों में है, इसका मतलब, है ना, दोनों का मतलब क्या, दोनों में वह एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर कोई भी दो त्रिभुज में दो कोण को अगर बराबर दिखा दिए, तो इसका मतलब दोनों जो त्रिभुज होगा वह एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी जो होगा वह समरूप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो समरूप जब त्रिभुज हो जाते हैं तो उसके भुजाओं के अनुपात को लिखा जाता है ना। जब त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, तो उसके भुजाओं के अनुपात जो होंगे वह बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में यदि ए डी को लेते हैं,
है ना। तो ए बी सी में हम लोग किसको लेंगे, ए बी को, क्योंकि 90 डिग्री जिससे बन रहा है तो उसी को लिए हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी में 90 का जस्ट सामने की भुजा ले लेते हैं जो कि कर्ण है ना। यानी कि इसके लिए ए डी बी के लिए कौन सा कर्ण होगा, ए बी, और ए बी सी के लिए कौन सा कर्ण हो जाएगा, ए सी। तो ए बी बटा क्या लिख सकते हैं, ए सी। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए डी गुना क्या हो जाएगा, ए सी, और ए बी गुना ए बी करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, एक और त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा बी डी ई, है ना, बी डी ई त्रिभुज, है ना। तो बी डी ई में चलेंगे, और जो एक बड़ा जो त्रिभुज है उसमें चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। तो अब की क्या काम कर रहे हैं, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में यदि चले तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ दिख रहा है। पहली बात दिख रहा है कि यहाँ पे बी डी सी जो है और जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, और इसमें जो ए बी सी में कोण बी जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या दिख रहा है कि दोनों में सी जो कोण है वह दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होगा, है ना। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, कोण लिख सकते हैं, कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, और कोण सी बराबर कोण सी, मतलब दोनों में है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो होगा समरूप हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, है ना। जिस प्रकार से हम लोगों ने पहला जो त्रिभुज को समरूप किए थे और उसका भुजाओं का अनुपात लिखे थे, हम लोग उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, है ना। यदि त्रिभुज बी डी सी की अगर बात करते हैं तो बी डी सी में आप देख सकते हैं डी सी, है ना। बी डी सी में किसको ले रहे हैं, डी सी को। तो त्रिभुज ए बी सी में किसको लेंगे, बी सी को, ठीक है। यानी कि डी सी बटा बी सी हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज के सामने वाला कर्ण यदि लेंगे तो इसके लिए क्या होगा, बी डी सी त्रिभुज के लिए बी सी होगा कर्ण, और ए बी सी के लिए क्या होगा, ए सी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि पहली बात जो हम लोग लिखेंगे इसमें डी सी बटा क्या लिख सकते हैं, बी सी, और बी सी बटा क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी गुना बी सी करेंगे बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और डी सी गुना ए सी करेंगे तो आ जाएगा डी सी इंटू ए सी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसको समीकरण का नाम दे देंगे 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर है और समीकरण 2 में बी सी स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस को एल एच एस साइड जोड़ेंगे और आर एच एस को आर एच एस साइड जोड़ेंगे, है ना। तो उधर क्या चीज़ है, समीकरण 1 में ए डी इंटू है ए सी, ए डी इंटू ए सी लिख दिए, प्लस समीकरण 2 में है डी सी इंटू ए सी, है ना। तो डी सी इंटू क्या लिख दिए, ए सी। दोनों में आप देख सकते हैं ए सी दोनों में है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है, और विधि का भी नाम दिया हुआ है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, बात समझ में आ रहा है। और यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 14 से है, स्टैटिक्स से है, और माध्य निकालना बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से माध्य निकाल सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में होता है सिग्मा एफ आई, है ना। और क्वेश्चन में दो चीज़ हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे भी दिया हुआ है ना। पहला चीज़ जो दिया हुआ है वह है वर्ग अंतराल, और दूसरा चीज़ जो दिया हुआ रहेगा वह रहेगा बारंबारता। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, और 180 से 200। बात समझ में आ रहा है। और बारंबारता क्या दिया हुआ था, 12, 14, 8, 6, 10। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, एक्स आई और एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, जो लिमिट जो दिया हुआ है इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, है ना, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। यानी कि निम्न सीमा हुआ, और इसको बोलेंगे उच्च सीमा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, वह निकल जाएगा एक्स आई। बात समझ में आ रहा है। अगर हम लोग 100 प्लस 120 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 220,
और 220 को यदि हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 110, तो 110 लिख दिए, है ना। दूसर का भी उसी प्रकार से निकाल देंगे, 120 और 140 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 260, और 260 को 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 130। बात समझ में आ रही है? अब तो समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भागा दे देंगे, xi निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो एफ आई हम लोगों को पता है 12 और एक्स आई निकाले हैं 110, दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1320, है ना। उसी प्रकार से इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? सबको लिख देंगे। ठीक है, लेकिन फार्मूला में जानते हैं कि सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, कुल जोड़, है ना। तो क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, है ना। तो इन सबों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 7260, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फार्मूला में होता है सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई को भी जोड़ना होगा, तो एफ आई को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50 और इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू आया था 7260, 7260 को रख दिए और बटा में क्या लिख देंगे, सिग्मा एफ आई का वैल्यू 50, जीरो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 से कम 5 हुआ, 22 बचेगा, तो 5 के 20 और 2 बच गया 26, तो 5 25 हो गया, और इसके बाद 1 बचेगा तो 0, यानी कि पॉइंट देके 5 दूना 10। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसका आंसर आ गया 145.2, यह हो गया आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर यदि 49 की ही अगर बात की जाए तो उसमें और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन है माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, माध्यक बराबर जो फार्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, है ना। यह होता है माध्यक बराबर फार्मूला। तो सबके वैल्यू अभी हम लोग निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को दो वैल्यू दिया हुआ है, पहला वैल्यू जो दिया हुआ है वह है वर्ग अंतराल, और दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है वह है बारंबारता। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो वर्ग अंतराल था 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, है ना। और इसी प्रकार से दिया हुआ था 70 से 75 तक। बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद दिया हुआ था बारंबारता, बारंबारता दिया हुआ है 2 3 8 6 6 3 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो देखिए एक फार्मूला में देखिए सी एफ, है ना, सी एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला वाला को सेम छोड़ देते हैं, है ना, और इसके बाद इस सब को जोड़ते जाते हैं, इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 2 + 3 आ गया 5, और 5 को फिर इसमें जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना, 5 हो गया, 5 + 8 कितना आएगा 13, 13 + 6 आ गया 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, और 28 + 2 कितना आ जाएगा 30, है ना। आपको चेक करना हो तो बहुत ही आसान है, बारंबारता को जोड़ दीजिए और इसके बाद यहाँ जो लास्ट वाला जो नंबर आएगा वह बारंबारता के बराबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हम लोगों को कैसे निकालना होगा, कैसे हम लोग जानेंगे कि सी एफ इसमें कौन सा होगा और एफ का जो वैल्यू होगा वह कौन सा होगा, है ना। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। जो हम लोग एफ जो निकाले हैं, टोटल जो एफ आई जो निकाले हैं, है ना, उसमें उसका आधा कर देते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं एन का वैल्यू आ गया 30, है ना, या एन का ही वैल्यू होता है। अगर एन बाई 2 निकालेंगे तो 30/2 कितना आ जाएगा 15। तो यह जो संचयी बारंबारता होगा उसमें 15, यानी कि एन बाई 2 जब भी निकालेंगे, यह क्वेश्चन की बात नहीं है, माध्यक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि पूछेगा तो वहाँ पे एन का जो वैल्यू आएगा उस एन के वैल्यू को हम लोग संचयी बारंबारता में देखेंगे, है ना। यदि मिल जाता है वह तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उससे बड़ा संख्या को लेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यानी कि सबसे पहले आपको n/2 निकालना है, और n/2 निकालने के बाद संचयी बारंबारता में उसको ढूंढेंगे। यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उससे एक जो होगा, जो बड़ी संख्या होगा उसको लिखेंगे, है ना। तो 15 से जो बड़ी संख्या जो दिख रहा है इसमें देख सकते हैं 2 है, 5 है, 13 है, 19 है, 25, 28, 30। तो 15 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 19 है ना। तो 19 को हम लोग क्या कर देंगे, डॉट डॉट एक घर बना देंगे ताकि समझ में आपको आसानी से आ जाए। ठीक है, तो आप 19 जो आएगा उसी में देखेंगे उसका जो
वर्ग अंतराल है वो 55 से 60 है और उसमें बारंबारता कितना है 6, तो यह हो गया बारंबारता, यानी कि एफ का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। बात समझ में आ रहा है। और बारंबारता जो हम लोग जो संचयी बारंबारता निकालेंगे उसके ऊपर वाला जो होगा वो होता है सी एफ का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। n/2 का सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, पहले ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो उससे बड़ा संख्या को लेंगे, ठीक है, और उसको लेने के बाद उसको ब्रैकेट में बना दीजिए। जस्ट इसके ऊपर जो होगा वो सी एफ होगा और उसी में जो एफ आएगा वो एफ का वैल्यू आएगा और यह हो गया उसका वर्ग अंतराल। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। वह स्टेटमेंट क्या लिखना है कि अगर हम लोग n/2 निकालते हैं तो 15 आया, जो कि वर्ग अंतराल किस में लाई करेगा, वह 15 से 60 में हम लोगों को मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे h का वैल्यू निकाल दीजिए। h का मतलब होता है जो वर्ग अंतराल हुआ उस वर्ग अंतराल को बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, वह हो गया h का वैल्यू। तो 60 में से 55 घटा देंगे, आ जाएगा 5। और l का जो वैल्यू होता है वह होता है निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट। तो उसी वर्ग अंतराल में देख सकते हैं 55 से 60 में जो छोटा वाला होगा वो हो जाएगा एल का मान। तो एल का मान हो गया 55, एफ का मान आपको पता चल गया 6 और सी एफ का मान हो गया कितना 13। अब सबको इसमें क्या कर देंगे, जो फार्मूला माध्यक बराबर जो होता है उसमें उसको पुट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ठीक है। एल का वैल्यू हो गया 55 प्लस कितना था n/2 का वैल्यू निकाले थे हम लोग, कितना था, वह था 55। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वह था 15, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं एन का वैल्यू कितना था 15 था, यहाँ पे गलती से 55 लिखा गया है ना। इसको यहाँ पे 15 बना लेंगे, है ना। एन का वैल्यू कितना था 15 था, तो हम लोग इसको क्या कितना लिखेंगे 15 ही लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं एन का वैल्यू हो गया n/2 का वैल्यू कितना आ गया 15, तो 15 माइनस हो गया सी एफ, तो सी एफ था कितना 13 को लिख दिए और बटा में एफ का वैल्यू था कितना 6, तो उसको पुट कर दिए, ठीक है। तो 55 प्लस हो गया n/2 हो गया 15 माइनस 13, तो 15 में से 13 घटा देंगे आ जाएगा 2 और बटा में 6 का 6 हो गया और इंटू हो गया 5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। 5 गुना अगर हम 2 करेंगे 10, तो 10/6 आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। 55 हो गया प्लस 10 को यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.67 के आसपास, और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56.67, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यह हो गया माध्यक बराबर, है ना, यह आ गया माध्यक बराबर, ठीक है। तो माध्यक का आंसर आ गया, ठीक है। और आंसर सही है या गलत है इसको पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जो माध्यक निकालिएगा उस माध्यक को जो वर्ग अंतराल जो होगा उस वर्ग अंतराल में देखेंगे, है ना। तो वर्ग अंतराल में के बीच में ही इसका आंसर आएगा। मतलब माध्यक जब भी आता है तो वह जो वर्ग अंतराल होगा उस वर्ग अंतराल के बीच में ही आंसर मिलेगा, है ना। तो अभी जो आंसर मिला है हम लोगों को वह है 56.67, है ना। तो आप देख सकते हैं 55 और 60 के बीच में ही 56 आता है, इसलिए इसका मतलब कि आंसर जो है वह हम लोगों का करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया कीजिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट 2 के जो साइंस पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।